गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज अपना चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में आपको समझाया गया था, पढ़ाया गया था। आई होप कि आपको उस पर कोई डाउट नहीं हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चैप्टर थर्ड में आप आज क्वालिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन पढ़ेंगे। जो डेटा अपन ने कलेक्ट किया है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसको आवर्ती बंटन एवं सारणीकरण कैसे करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के क्या होता है, उसके उद्देश्य, विशेषताएं, उसके बेसिस क्या क्या है। तो चलते अपन वर्गीकरण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन। संकलित समंक प्राय जटिल एवं अव्यवस्थित रूप में होते हैं। उन्हें सरलता से समझना एवं उनसे उचित परिणाम निकालना लगभग असंभव है। अतः सर्वप्रथम समंकों को उनके समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांटना आवश्यक होता है, जिन्हें वर्गीकरण कहते हैं। तत्पश्चात संग्रहित समंकों की बोधगम्य रूप में प्रस्तुतिकरण की क्रिया की जाती है, जिसे सारणीकरण कहते हैं। इस प्रकार विभाजन में सांख्यिकी सामग्री सरल, बुद्धिगम्य एवं सुव्यवस्थित हो जाती है। इस सांख्यिकी सामग्री के विश्लेषण एवं निर्वचन के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह विश्लेषण समंकों के व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत माध्य, प्रमाप विचलन, विषमता के माप, सहसंबंध आदि की गणना की जाती है। ये सभी गणनाएं कच्चे समंकों को समुचित आवर्ती वितरण के रूप में प्रस्तुत किए बिना संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि कच्चे समंकों को समुचित आवर्ती वितरण के रूप में प्रस्तुत किए बिना सांख्यिकी विधियों की गणना नहीं की जा सकती। इंट्रोडक्शन हो गया। अब है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। संकलित समंकों यदि उनके मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उन्हें कच्चे आंकड़े कहा जाता है, मतलब प्राइमरी डेटा कहते हैं। कच्चे आंकड़े अत्यंत जटिल एवं व्यवस्थित रूप में होते हैं। अतः सबसे पहले समंकों को व्यवस्थितीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत समंकों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इस प्रकार संग्रहित समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ध्यान रखो, संग्रहित समंकों को, जो कलेक्ट किए हुए डेटा को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपको अगर बोले कि वर्गीकरण किसे कहते हैं तो आपका आंसर ये होगा, संग्रहित समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। कॉर्नर के शब्दों में वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमानुसार करने की क्रिया है, और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। आगे प्रोफेसर होरेस सेक्राइस्ट के अनुसार वर्गीकरण समंकों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रम या समूह में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबद्ध भागों में अलग अलग करने की विधि है। उपरोक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर वर्गीकरण के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला है, वर्गीकरण समूह की इकाइयों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करता है। वर्गीकरण का आधार इकाइयों की विभिन्नताओं में उनकी एकता होता है। वर्गीकरण वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। वर्गीकरण तथ्यों के गुणों के आधार पर या विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य यह है। पहला है, विस्तृत समूहों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए, समानता या असमानता को स्पष्ट करने के लिए, विभिन्न चर मूल्यों में संबंध स्थापित करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना, सारणी का आधार प्रस्तुत करने के लिए। आगे देखते हैं आदर्श वर्गीकरण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। एक आदर्श वर्गीकरण में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे वर्गीकरण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में यह है। विशालता अथवा व्यापकता। वर्गीकरण को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित की जा सके। यदि कुछ इकाइयां शेष रह जाए जो किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जा सके तो उनके लिए एक विविध वर्ग बना लेना चाहिए। सेकंड है, वर्गीकरण अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। जो अपन वर्गीकरण कर रहे हैं वो बिल्कुल समझने लायक होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
तो वर्गीकरण की योजना स्पष्ट, सरल किंतु निश्चित तो होनी चाहिए। कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाए इस संबंध में कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा, स्थिरता। साधारणतः एक बार यह निश्चित कर लेना चाहिए कि अंक समूह में कितने वर्ग होंगे एवं प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से पद सम्मिलित किए जाएंगे। यह निश्चित कर लेने के बाद इसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक कि परिस्थितियां ही न बदल जाए, अन्यथा समय व श्रम दोनों व्यर्थ जाएंगे और तुलना करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होंगे। तो वर्गीकरण में स्थिरता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि परिवर्तित परिस्थितियों भी उसी के अनुरूप वर्गों को घटाया बढ़ाया जा सके। सजातीयता, प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए, अर्थात जिस गुण के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं वर्ग की सभी इकाइयों में उस गुण का होना अथवा न होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप। वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। यदि श्रमिकों का आर्थिक स्तर पर अध्ययन करना हो तो आय के अनुसार वर्ग बनाने चाहिए। और लास्ट है गणितीय शुद्धता। विभिन्न वर्ग के मदों का योग समग्र यूनिवर्स की सभी इकाइयों की कुल संख्या के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सांख्यिकी तथ्य दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता गया था कि एक तो वर्णनात्मक और दूसरा संख्यात्मक। वर्णनात्मक मतलब गुण के आधार पर, दूसरा संख्यात्मक मतलब जिसमें संख्या हो। वर्णनात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप में मापा नहीं जा सकता, इन्हें मालूम करने के लिए किसी गुण एट्रीब्यूट्स का होना अथवा न होना देखा जाता है। जैसे कौन कौन से गुण होते हैं, बुद्धिमत्ता है, सामाजिक दशा है, बेरोजगारी, विवाहित स्थिति आदि वर्णनात्मक तथ्य के उदाहरण है जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है, इसको डायरेक्ट माप नहीं सकते। जब ये संख्यात्मक तथ्य भी हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, यथा आयु है, भार है, लंबाई है, आय है आदि को क्रमशः वर्षों, किलोमीटर, सेंटीमीटर आदि तथा रुपयों में मापा जा सकता है। जैसे आयु को लंबाई को किलोमीटर में, आयु को सेंटीमीटर में, भार को भी किलोग्राम में या जो भी है, और जैसे आयु को, इनकम को अपन रुपये पैसा में नाप सकते हैं। ऐसे तथ्यों को चरमूल्य वेरिएबल भी कहते हैं। याद रखो, वर्णनात्मक को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, मतलब गुण कहते हैं, और संख्यात्मक को वेरिएबल्स कहते हैं। इन्हीं दो प्रकार के तथ्यों को आधार पर वर्गीकरण को निम्न चार रीतियाँ हैं। इन दो तथ्यों को आधार बना के जो अपने क्लासिफिकेशन का उसकी चार मेथड्स है, जिसमें पहला मेथड आपका गुणात्मक वर्गीकरण, सेकंड है संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण, तीसरा समय अनुसार वर्गीकरण, और चौथा स्थानानुसार वर्गीकरण। अब इसको हम एक एक को पढ़ेंगे। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण इकाइयों के गुणों के आधार पर किया जाता है। इन इकाइयों को जिनमें गुण विद्यमान होता है एक वर्ग में, और उन इकाइयों को जिनमें वह गुण विद्यमान नहीं होता दूसरे वर्ग में रखा जाता है। गुण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सुंदरता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जाति है, धर्म है आदि है। गुणात्मक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है साधारण वर्गीकरण या द्विविभाजन वर्गीकरण। जब तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को साधारण या द्विविभाजन वर्गीकरण कहते हैं। गुणों की उपस्थिति को बड़े वर्णाक्षरों मतलब इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में जैसे ABC द्वारा तथा अनुपस्थिति को छोटे अक्षरों मतलब छोटे अक्षरों ABC या ग्रीक वर्णाक्षरों अल्फा, बीटा, गामा आदि द्वारा प्रकट किया जाता है। याद रखो, अगर गुण प्रेजेंट है तो बड़े अक्षरों में लिखेंगे ABC, अगर गुण एब्सेंट है तो या तो ABCD के छोटे अक्षरों में लिखेंगे या फिर ग्रीक वर्णाक्षर अल्फा, बीटा, गामा आदि के द्वारा लिखा जाएगा। किसी शॉपिंग मॉल के ग्राहकों को लिंग के आधार पर बांटा जाए तो पुरुष को A तथा महिलाओं को छोटा है या फिर अल्फा द्वारा प्रकट किया जाएगा। इसके दूसरा मेथड है गुणात्मक वर्गीकरण का दूसरा मेथड है बहुगुणी वर्गीकरण, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें सांख्यिकी तथ्यों को एक से अधिक गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले एक गुण के आधार पर दो उपवर्ग बनाए जाते हैं। इसके पश्चात अन्य किसी गुण के आधार पर दो उपवर्ग बनाए जाते हैं। इस प्रकार कई उपवर्ग बन जाते हैं। जैसे लिंग के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों पुरुष या स्त्री में विभाजित किया जाता है। साक्षर की स्थिति के आधार पर इन दोनों वर्गों को दो वर्गों, साक्षर पुरुष हो सकता है, निरक्षर पुरुष हो सकता है, साक्षर स्त्री हो सकती है, निरक्षर स्त्री, तो इसमें दो उपवर्गों में विभाजित किया जाएगा। वैवाहिक स्थिति के अन्य गुण को लेने पर प्रत्येक वर्ग दो वर्गों में फिर बट जाएगा। इसे एक चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। देखते हैं, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या पुरुष और स्त्री, जनसंख्या मेल और फीमेल होगा। सबसे पहले तो पुरुष को अपन कैपिटल मानेंगे, कैपिटल A, और स्त्री को स्मॉल a। फिर
पुरुष में एक तो साक्षर है, एक निरक्षर, मतलब एक पढ़ा लिखा है एक अनपढ़ है। तो जो पढ़ा लिखा है उसको कैपिटल बी मान लेंगे और जो निरक्षर है उसको छोटा बी मान लेंगे। तो जैसे अगर पुरुष साक्षर है तो ए और बी हो जाएगा, दोनों कैपिटल हो जाएगा। अगर पुरुष निरक्षर है तो ए कैपिटल हो जाएगा, बी स्मॉल हो जाएगा। वैसे ही अगर पुरुष साक्षर है और विवाहित है तो विवाहित को बड़ा कैपिटल सी मान लेंगे। तो पुरुष साक्षर है और विवाहित है तो ए बी सी हो जाएगा। अगर पुरुष साक्षर है और अविवाहित है तो ए और बी तो कैपिटल हो जाएगा और अविवाहित में सी छोटा हो जाएगा, तो अविवाहित में हो जाएगा। वैसे अगर पुरुष निरक्षर है और विवाहित है तो ए कैपिटल हो जाएगा, बी स्मॉल हो जाएगा, सी कैपिटल हो जाएगा। विवाहित को अपन ने सी माना है, बड़ा कैपिटल माना है। और वैसे ही पुरुष निरक्षर है और अविवाहित है तो ए कैपिटल हो जाएगा, बी और सी छोटे हो जाएंगे। वैसे स्त्री को अपन ने छोटा ए माना है। अगर स्त्री साक्षर है, साक्षर को अपन ने कैपिटल बी माना है, तो स्त्री साक्षर और विवाहित है तो छोटा ए बड़ा बी और सी हो जाएगा, तो ए बी सी हो जाएगा, मतलब स्त्री साक्षर और विवाहित। और ऐसे ही अगर स्त्री साक्षर और अविवाहित है तो छोटा ए बड़ा बी और छोटा सी हो जाएगा, जैसे ए बी सी। अगर स्त्री निरक्षर और विवाहित है तो छोटा ए छोटा बी और विवाहित में, जैसे विवाहित में अपने सी माना कैपिटल, तो ए बी और बड़ा सी हो जाएगा। अगर स्त्री साक्षर मतलब स्त्री निरक्षर है और अविवाहित है तो ए बी सी छोटा हो जाएगा। एन बराबर जनसंख्या जो पॉपुलेशन अपनी है। देखो इसमें वर्णाक्षरों द्वारा बहुगुण गुणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। गुणों की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है, ए बी सी है, जो सारे के मतलब मेल है तो ए है, साक्षर है तो बी है और विवाहित है तो सी है, तो सारे कैपिटल है। गुणों की अनुपस्थिति को अपन ने क्या लिखा, छोटा लिखा है, तो ए बी सी। स्त्री है ए है छोटा, निरक्षर है तो छोटा बी है और सी अविवाहित है छोटा सी है। गुणात्मक वर्गीकरण गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते समय गुणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए, नहीं तो प्राप्त परिणाम दोषपूर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त गुणों में होने वाले परिवर्तन जैसे अविवाहित से विवाहित होना, अवयस्क से वयस्क होना आदि का भविष्य में ध्यान रखा जाना चाहिए। अब सेकंड विधि है सेकंड विधि अपन पढ़ते हैं, जो वर्गीकरण के आधार की सेकंड विधि है संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण वर्गांतरों के अनुसार समंकों के विस्तार के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण केवल उन्हीं दशाओं में संभव है जहाँ पर तथ्यों को संख्याओं में वर्णित किया जा सकता है या तथ्यों को संख्याओं में मापा जा सकता है, यथा आय, वजन, आयु, प्राप्तांक, ऊंचाई, आयात निर्यात आदि। यदि किसी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष कॉमर्स के 200 विद्यार्थियों के 50 अंकों में से प्राप्तांकों का वर्गीकरण करना हो तो प्राप्तांकों के अनुसार 10 के वर्ग बनाकर ये निश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जो अब इसमें तालिका से समझेंगे। जैसे लो मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अपने 200 टोटल 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स से 50 अंकों में से कितने कितने मिले, तो उसको देखना। तो जीरो से लेकर 10 नंबर तक 10 बच्चों को मिले और 10 से लेकर 20 अंक 25 जनों को मिले और 20 से लेकर 30 अंक 40 जनों को मिले। वैसे 30 से लेकर 40 अंक 60 जनों को मिले और 40 से लेकर 50 अंक 35 जनों को मिले। 50 से लेकर 60 अंक 20 जनों को मिले और 7 से लेकर 70 अंक है ही नहीं, क्योंकि अपने 50 अंकों तक ही करना है। तो कुल मिला के 200 बच्चों को ऐसे क्लासिफिकेशन किया है कि वर्ग के अकॉर्डिंग भाई 10 के ग्रुप में बांट ले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, याद रखना इसमें। नेक्स्ट है समयानुसार वर्गीकरण। जब वर्गीकरण समय जैसे वर्ष है, माह है, सप्ताह है आदि के आधार पर किया जाता है तो उसे समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। जैसे भारत के गेहूं उत्पादन के वार्षिक आंकड़े, जैसे वर्ष हो गया समय का अकॉर्डिंग 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे दिया हुआ है और उत्पादन नीचे दिया हुआ, प्रोडक्शन टन में दिया हुआ, तो 128 है 2011 में, 2012 में 135 है, 2013 में 142 है, 2014 में 158 है, 2015 में 163 है और 2016 में 170 है। तो ये समय ऐसे समय के अकॉर्डिंग अपन वर्गीकरण कर सकते हैं कोई भी डेटा होगा जो अपने संख्यात्मक होते हैं। अब स्थानानुसार वर्गीकरण, अब स्थान के अकॉर्डिंग ही वर्गीकरण होता है। जब वर्गीकरण का आधार स्थान हो तब उसे स्थानानुसार वर्गीकरण कहते हैं। जैसे देश है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। और राष्ट्रीय आय डॉलर में बताया गया कि भारत की $1400 है, ब्रिटेन की $4180 है, अमेरिका की $7880 है, फ्रांस की $6470 है, कनाडा की $8200 है। तो ये स्थान के अकॉर्डिंग एक राष्ट्रीय आय बता दी गई है। तो आज अपना क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है। क्लासिफिकेशन में क्या उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, उसके आधार क्या है और क्लासिफिकेशन करने के मेथड्स कौन कौन से, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कल अपन या नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, क्या होता है और इसको कैसे, इसके क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या प्रकार है, यहाँ पे पढ़ेंगे।